बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे आपको बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके भी। आप भी पूछ सकते हैं हमसे सवाल। फोन नंबर हमारा नोट कर लीजिए 02223001634 या फिर आप हमें 02223001635 पर कॉल कीजिए। फेसबुक पर @जी बिजनेस ऑनलाइन, ट्विटर यानी एक्स पर @जी बिजनेस अपने सवाल भेज सकते हैं #बाजार आज और कल लिखकर। कल की आपकी तैयारी कराएंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी, साथ ही खास मेहमान हमारे साथ आज हैं प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर। अविनाश जी, स्वागत करते हैं हम आपका आज के इस शो में। और उससे पहले बातचीत शुरू करें, जरा बाजार के हाल पर एक नजर डाल लेते हैं। तो हमने देखा कि बाजार में मंथली एक्सपायरी के दिन जोरदार एक्शन देखने को मिला। बाजार के प्रमुख इंडेक्स सुबह हरे निशान में खुले थे, लेकिन अंत में लाल निशान में बंद हुए। सेंसेक्स 256 अंक टूटकर 64,831 के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी 94 अंक नीचे गिरकर 19,254 पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी 243 अंक टूटकर 43,990 के पास जाकर हुआ बंद। और आइए अब एडिटर स्टेक में अनिल जी से समझते हैं कि बाजार में आज उतार चढ़ाव भरा दिन रहा, क्या रही बाजार की खासियत। वायदा कारोबार की मंथली एक्सपायरी के दिन भारतीय बाजारों में दिखा जबरदस्त एक्शन, और ये एक्शन था बड़े उतार चढ़ाव वाला। दुनिया भर के बाजारों से मजबूती के संकेत। अमेरिकी बाजार लगातार 4 दिन मजबूती के साथ बंद होते दिखे और डॉलर इंडेक्स कमजोर होता, बॉन्ड यील्ड्स नीचे आते हुए दिख रहे हैं। इससे बढ़िया बात हो नहीं सकती थी दुनिया भर के बाजारों के लिए। और एशिया भी मजबूती के साथ खुलता हुआ दिख रहा है। भारतीय बाजारों के संकेतों का जहाँ तक सवाल है, डेफिनेटली कैश मार्केट में हल्की फुल्की बिकवाली भले ही एफआईएस की हो, लेकिन वायदा कारोबार में अच्छी खरीदारी और लोकल फंड्स की तरफ से भी खरीदारी के आंकड़े आते हुए दिख रहे हैं। हालांकि काफ़ी कुछ उसमें ब्लॉक डील का भी कंट्रीब्यूशन है, लेकिन उसके बावजूद आंकड़े ठीक थे। इन सब के चलते शुरुआत मजबूत होनी चाहिए, लेकिन साथ ही अदानी ग्रुप को लेकर जो खबरें आती हुई दिखी, उससे थोड़ा सेंटिमेंट नर्वस भी था, थोड़ा कमज़ोर भी। शुरुआत हमने एकदम शांत की उन्हीं लेवल के आसपास जहां पर कल बंद हुए, और शुरुआती कारोबार में थोड़ा देखें कि मजबूत होते कमज़ोर होते मजबूत होते हैं, ये थोड़ा सा ताकत आजमाइश वाला काम चला। और उसके बाद धीमे धीमे बाजार ऊपर आने लगे। एक बार निफ्टी 19,375 400 के रेंज में भी पहुंचा और बैंक निफ्टी 44,400 के आसपास तक भी पहुंचा। अच्छी शॉर्ट कवरिंग होती दिखी एक्सपायरी के दिन, क्योंकि अदानी ग्रुप के शेयर ज़्यादा कमज़ोर खुले नहीं और रिकवर करते दिखे। लेकिन थोड़ी देर टिकने के बाद वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आई। उसके बाद उतार चढ़ाव होते होते फाइनली बाजार बंद होते होते 44,000 के अहम लेवल के बेहद करीब बैंक निफ्टी पर बंद होता दिखा। लेकिन निफ्टी की क्लोजिंग उतनी अच्छी नहीं कही जाएगी, क्योंकि आखिरी 1 घंटे में थोड़े कमज़ोर अदानी शेयर भी थे। जियो फाइनेंशियल में भी बीएससी के इंडेक्स से बाहर होने की खबर के बाद बिकवाली थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखी। सो ओवरऑल मूड थोड़ा सा ठंडा और कोशिश था पूरी तरह से। और ऐसे में जहां निफ्टी की क्लोजिंग हुई है वो अगस्त महीने का लोएस्ट लेवल आज आपको देखने को मिला। अब इसको देखकर तो ऐसा लगेगा कि मामला आज बड़ा खराब था, वैसे दिख भी रहा था। लेकिन इसके बाहर देखिए, मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में कहीं कोई कमजोरी नहीं, कोई मंदी नहीं, इनफैक्ट वहां तो भरपूर तेजी है। आज भी इस खराब माहौल के बीच में, इतनी बुरी खबरों के बीच में, मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों ने नया लाइफ हाई बनाया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाजार बिल्कुल 2 अलग तरीके से ट्रेड कर रहा है। लार्ज कैप्स अपनी जगह एक तरफ, एफआईज बेच रहे हैं अपनी जगह, मिड कैप स्मॉल कैप अपनी जगह तेजी में, और वहां पर लोकल फंड्स की खरीदारी। सो इंटरेस्टिंग सेशन था। पूरा महीना अगस्त का खत्म हो गया, थोड़ा कंसोलिडेशन और कमजोरी वाला महीना रहा। अब कल से नई सीरीज की शुरुआत होगी, नई महीने की शुरुआत होगी, देखते हैं क्या होता है। और आइए अब अविनाश गोरक्षकर हमारे जो आज के एक्सपर्ट हैं उनका रुख कर लेते हैं। अविनाश जी, एक्सपायरी दिन हमने देखा कि गिरावट के साथ बाजार बंद हुए हैं। फिलहाल एक दिन बाकी है हफ्ता खत्म होने में, अभी क्या एक्शन एक्सपेक्ट करें? देखिए, आज स्वाति मुझे लग रहा है कि मंथली एक्सपायरी थी, प्लस अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में आपने बहुत भारी बिकवाली देखने को मिली, और यही कारण था कि मार्केट्स में आज आपको एक ऑलराउंड सेलिंग निफ्टी और सेंसेक्स में देखने को मिला। मेरे ख्याल से देखिए, हो सकता है कि कल का दिन भी थोड़ा सा वोलेटाइल हो, लेकिन कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि मिड कैप और स्मॉल कैप्स ने, जैसे अनिल जी ने कहा, कि मोमेंटम बहुत ही स्ट्रांग है और लोकल खरीदारी काफ़ी अच्छी हो रही है। जहाँ पे भी नंबर्स अच्छे आ गए हैं Q1 के, जहाँ पे बिजनेस कमेंट्री अच्छी है, बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे हैं, तो वहाँ पे मुझे लग रहा है कि इन्वेस्टर्स को फोकस करना चाहिए। हालांकि देखिए, इंडेक्स अपनी जगह पे थोड़ा सा एक छोटे दायरे में ही घूमेगा,
बट आपका जो भी निवेश का स्ट्रैटेजी रहेगी वो ज़्यादातर स्मॉल कैप, मिड कैप स्टॉक्स में ही होनी चाहिए, जहाँ पे मुझे लग रहा है कि अच्छी खासी कमाई आपको अगले 3-4 महीने में भी देखने को मिलेगी। तो ये रवैया मेरे ख्याल से स्टॉक स्पेसिफिक इन्वेस्टर्स को अपनाना चाहिए। इंडेक्स मेरे ख्याल से कोई बड़ा अपसाइड या डाउनसाइड नहीं दिखाएगा, बहुत छोटी रेंज में घूमेगा। जी, तो ये रही राय अविनाश जी की बाजार पर। अविनाश जी, लॉन्ग टर्म के लिए कौन सा स्टॉक आपकी पसंद रहेगी? स्वाति, लॉन्ग टर्म के लिए हमको एक कैपिटल गुड्स कंपनी पसंद है जिसका नाम है किल्बर्न इंजीनियरिंग। ये कंपनी 30 साल पुरानी है और ये बेसिकली ड्राइंग इक्विपमेंट, कैपिटल इक्विपमेंट बनाती है और इनका जो सेक्टर यूसेज है वो बहुत ही फैला हुआ है, जैसे कि केमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स, ऑयल एंड गैस, पावर, स्टील। इनके काफ़ी बड़े कस्टमर्स हैं जैसे कि ओएनजीसी, जीएसएफसी, जीएनएफसी, उसके बाद फिलिप्स कार्बन, कैबेट वगैरह। सबसे बड़ी बात, पिछले साल इन्होंने 225 करोड़ पे करीबन 22 करोड़ का प्रॉफिट किया था और करंट ऑर्डर बुक करीबन 250 करोड़ है, L1 ऑर्डर्स करीबन 700 करोड़ है और पहले तिमाही के नंबर्स बहुत ही शानदार है। करीबन 7 करोड़ के ऊपर का प्रॉफिट जून के क्वार्टर में आया, जो पिछला जून में करीबन 4 साढ़े 4 करोड़ था। हमारा मानना है कि इस साल कंपनी कम से कम 35-36 करोड़ का प्रॉफिट रिकॉर्ड करेगी और अगले साल होपफुली ट्रैक्शन चलता है FY25 के लिए तो 50 करोड़ का प्रॉफिट आएगा। तो मुझे लग रहा है कि अगर नजरिया आपका 8 से 12 महीने का है तो यहाँ पे करीबन 215-220 ये एक नियर टर्म का टारगेट बन सकता है। तो इसको जरूर एक वैल्यू पिक के पॉइंट ऑफ व्यू से डिलीवरी के लिए इन्वेस्टर्स को खरीदना चाहिए। किल्बर्न इंजीनियरिंग लॉन्ग टर्म खरीदारी की पसंद है हमारे आज के एक्सपर्ट अविनाश गोरक्षकर की। 215 से 220 के टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की सलाह अविनाश गोरक्षकर दे रहे हैं। आइए अब इसके साथ ही पहले कॉलर से बात करते, सूरत से इस वक्त हमारे साथ रवि जी, उनसे बात करें। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? एक्चुअली सर एंजल वन का सेल लिया है मैंने 1600 के आसपास। तो अभी मैं लॉन्ग टर्म के लिए मतलब कहाँ एग्जिट करूँ एक्चुअली? ओके, एंजल वन सर, कैसे लेवल्स जो है इनके 1600 बता रहे हैं, ये कैसा रहेगा? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए, नजरिया अगर इनका कम से कम साल भर का है तो यहाँ पे ये पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। एंजल वन एक काफी वेल नोन ऑनलाइन ब्रोकर है, इन्होंने अच्छे लेवल पे इसको खरीदा है। जिस प्रकार का अभी मार्केट में कैपिटल मार्केट में इंटरेस्ट है, बोथ प्राइमरी मार्केट एज वेल एज सेकेंडरी मार्केट में, मुझे लग रहा है कि एंजल वन बहुत ही अच्छी तरह से अपना वॉल्यूम भी बढ़ा रहा है प्लस अपने यील्ड्स भी बढ़ा रहा है। तो करीबन मैं समझता हूं कि 1950 या 1975 का एक नियर टर्म का टारगेट बन सकता है अगले 6 से 12 महीने के लिए। तो तब तक के लिए मेरे ख्याल से यहाँ पे होल्ड करें। बहुत ही अच्छा विकल्प इन्होंने सिलेक्ट किया है, लेकिन टाइम फ्रेम थोड़ा 6 to 12 मंथ यहाँ पे इनको रखना चाहिए। 6 से 12 महीने का टाइम फ्रेम रखे, एंजल वन में बने रहने की सलाह आपके लिए अविनाश गोरक्षकर दे रहे हैं। मुंबई से रितेश सिंह का सवाल लेते हैं। HDFC बैंक पर इनका सवाल है। 181 शेयर है, 1650 की खरीद ये बता रहे हैं। सर, HDFC बैंक पर आपकी राय लेना चाहेंगे। फिलहाल स्टॉक पर आपकी क्या स्पेशल राय है, क्योंकि नुकसान में है अभी ये 14,000 का नुकसान ये झेल रहे हैं फिलहाल अभी, और इनकी खरीद भी ऊंची रही है, क्या करना चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए, HDFC बैंक में अगर इनका निवेश इन्होंने 1650 रुपए में किया है तो मैं इनको यही कहूंगा कि थोड़ा सा टाइम यहाँ पे दे दे, क्योंकि देखिए मर्जर जो अभी HDFC बैंक में हो गया है, इसका फायदा अगले 6 से 12 महीने में आपको देखने को मिलेगा। नॉट ओनली बैलेंस शीट साइज बढ़ेगी, इसका जो कस्टमर का भी जो बेनिफिट है, HDFC के काफी ऐसे कस्टमर्स है जहाँ पे HDFC बैंक अपने प्रोडक्ट्स क्रॉस सेल करेंगे। तो थोड़ा टाइम फ्रेम दे दीजिए, सितंबर के बाद हमको लग रहा है कि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, कंसोलिडेटेड परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा, तभी एक अच्छा खासा आपको अपसाइड देखने को मिलेगा। यहाँ पे कोई फिक्र करने वाली बात नहीं है, लेकिन कम से कम नजरिया 12-15 महीने का रखिए और यहाँ पे निवेशित रहिए, होल्ड करिए। मुझे लगता है मीडियम टू लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा बनेगा। 12 से 15 महीने के लिए HDFC बैंक में बने रहने की आपके लिए सलाह। झांसी से आशीष जी से भी बात कर लेते हैं। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? हाँ नमस्ते मैडम, मैंने SBI लिया हुआ है 600 रुपए पे 100 शेयर और रिलायंस है मेरे पास 2500 रुपए पे 100 शेयर। मेरा नजरिया 2 महीने का है। छोटा नजरिया SBI और रिलायंस पर ये रख रहे हैं। SBI पर 600 की इनकी बाइंग प्राइस है, रिलायंस 2500 पर इन्होंने लिया हुआ है। सर, 2 महीने का नजरिया क्या कहेंगे?
देखिए 2 महीने के नज़रिए में थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है क्योंकि एसबीआई का और आज सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स में बिकवाली थी। ये लोगों का मानना था कि आज अडानी के शेयर्स गिरे थे तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स का अडानी ग्रुप के पास काफ़ी बड़ा एक्सपोज़र है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कोई बड़ी दिक्कत होगी। अगर आपका नज़रिया कम से कम 3 से 6 महीना है तो एसबीआई में आपको 640-650 का टारगेट प्राइस मिल सकता है। रही बात रिलायंस की, तो रिलायंस में भी हमको लग रहा है कि थोड़ा-सा टाइम फ्रेम आपको लंबा रखना है। अगर आपको करीबन अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड चाहिए तो कम से कम मिनिमम 3 टू 6 मंथ्स का टाइम फ्रेम रखिए। 2 महीने का टाइम फ्रेम बहुत ही छोटा है और इसमें आपका ही नुकसान होगा, तो मैं कहूंगा कि 3 टू 6 मंथ्स के टाइम फ्रेम से ये दोनों शेयर्स आप होल्ड करें। ओके, 3 to 6 मंथ के नजरिए के लिए दोनों ही शेयर आपको होल्ड करने की सलाह। एसबीआई और रिलायंस पर आपके स्टॉक पर हमारे आज के एक्सपर्ट की राय। मेरठ से विवेक पवार जी सवाल भेज रहे हैं। एलगी इक्विपमेंट पर 50 शेयर है, 563 की इनकी खरीद है। इस स्टॉक में अविनाश जी आपकी राय लेना चाहेंगे। फिलहाल जो इनकी बाइंग प्राइस है इसके मुताबिक आपको इनकी स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए आगे की, ये जानना चाहेंगे। 563। देखिए एलजी इक्विपमेंट एक बहुत ही अच्छी एयर कंप्रेसर कंपनी है, साउथ की कंपनी है, कोयम्बतूर की, और बहुत ही अच्छे वेल मैनेज्ड ग्रुप से आती है। मुझे लग रहा है कि देखिए भाव भले ही थोड़ा सा इनका बाइंग प्राइस से नीचे गिरा है, लेकिन अगर नजरिया 12 से 15 महीने का है तो ये बहुत ही अच्छा विकल्प आपको अगले 12-15 महीने में साबित हो सकता है। काफी अच्छी ऑर्डर बुक है, एक्सपोर्ट्स भी काफी बड़ी मात्रा में है और ये कैपिटल गुड्स के स्पेस में से आती है। तो मुझे लग रहा है कि डिमांड तो अच्छी है, ये ऑर्डर बुक भी अच्छा है, तो आने वाले 6 से 12 महीने में आपको अच्छी खासी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। तो थोड़ा-सा टाइम फ्रेम लंबा रखिए और थोड़ा-सा सब्र रखिए, इसमें ज़रूर अच्छा पैसा बनेगा। हो सके तो थोड़ा एवरेज भी कर सकते हैं, लेकिन डेफ़िनेटली इसको लॉस में ना बुक करें और समय कम से कम 12 से 15 महीने का देके यहाँ पे होल्ड करें। एलगी इक्विपमेंट्स को 12 से 15 महीने के नजरिए के लिए होल्ड करने की सलाह अविनाश गोरक्षकर दे रहे हैं। मेरठ से अमित कुमार से बात कर लेते हैं। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? नमस्कार मैडम, मेरे पास जेएनएफसी के 1000 शेयर हैं 607 के रेट पर, और एक मेरे पास है आरवीएनएल 2000 शेयर हैं 120.65 के रेट पर। दोनों ही स्टॉक कब तक होल्ड करेंगे आप? 6 महीने। जी सर, 6 महीने का नजरिया है इनका जीएनएफसी और आरवीएनएल पर, क्या रहेगी आपकी राय? देखिए मुझे लग रहा है दोनों शेयर्स इन्होंने बहुत अच्छे लेवल्स पे लिए हैं, अच्छी कंपनियां हैं। अगर हम आरवीएनएल की पहले बात करें स्वाति, तो मुझे लग रहा है कि अगले 6 से 12 महीने में कम से कम 160 165 का एक अच्छा टारगेट प्राइस इनको मिलेगा, क्योंकि ऑर्डर बुक बहुत बढ़िया है। 50,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है। रेलवे थीम सभी को पता है कि बहुत जोर से चल रहा है। तो यहाँ पे मैं समझता हूँ कि इनको कम से कम 6 टू 8 मंथ्स का टाइम फ्रेम तो रखना चाहिए। और रही बात जीएनएफसी की, तो देखिए टीडीआई की प्राइसेस बहुत समय के बाद अभी वापस ऊपर चल रहे हैं। जीएनएफसी कंट्री की सबसे बड़ी और मोनोपोली प्लेयर है जो टीडीआई बनाती है, जो स्पेशलिटी केमिकल है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे भी थोड़ा सा अगर ये टाइम फ्रेम लंबा करते हैं, कम से कम 6-8 महीना, तो करीबन 670-675 का एक टारगेट प्राइस इनको मिल सकता है। छोटी अवधि के लिए कोई बड़ा अपसाइड यहाँ पे आएगा ऐसा लगता नहीं है, तो मिनिमम 6 टू 8 मंथ्स करके दोनों शेयर्स होल्ड करिए। कम से कम 6 से 8 का नजरिया, महीनों का नजरिया जरूर रखिए अपने दोनों ही स्टॉक्स में। आपके लिए राय दे रहे हैं अविनाश जी। ओके, विशाल पंजाब से इस वक्त हमारे साथ है। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? नमस्कार मैम जी, पूछिए सवाल। मैम, मेरे पास एक सीजी पावर है और एक रेडियंट गैस है। हाँ, इस खरीद और स्टॉक्स ये कितने शेयर ये भी बता दीजिए। सीजी पावर के 200 है, रेडियंट गैस के 1000। कब तक होल्ड करना है आपको? 1 ईयर के लिए। 1 साल के लिए सर सीजी पावर रेडियंस कैश कैसा लगता है आपको? नहीं, देखिए मुझे लग रहा है कि ये मुरुगप्पा ग्रुप कंपनी है और काफ़ी वेल एस्टैब्लिश्ड अभी बिजनेस मॉडल इन्होंने खड़ा कर दिया है। कैपिटल गुड्स और इलेक्ट्रिकल स्पेस में काम करती है, तो मेरे ख्याल से नज़रिया कम से कम 12-15 महीने का यहाँ पे रख लीजिए। मुझे पता नहीं कौन से प्राइस पे इन्होंने खरीदा है, बट डेफिनेटली अगर ये 12 से 15 महीने होल्ड करते हैं तो मेरे ख्याल से कम 450-460 का एक नियर टर्म का टारगेट बन सकता है। ओके सर। सर दूसरा इनका रेडियंट कैश मैनेजमेंट था, स्टॉक है, उस पर क्या राय रहेगी सर?
देखिए, रेडिएंट कैश बेसिकली कैश मैनेजमेंट कंपनी है और काफ़ी वेल मैनेज्ड है, काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है, बिल्कुल कर्जा मुक्त बिजनेस है। तो यहाँ पे मुझे इनको यही कहना है कि देखिए, कैश का जो परसेंटेज इकोनॉमी में है, वो लगातार जैसे जैसे इकोनॉमी में ग्रोथ आता है तो कैश का कंपोनेंट भी बढ़ता है। तो यहाँ पे कम से कम 12-15 महीने का अगर टाइम फ्रेम ये रखते हैं तो 140-145 का एक टारगेट प्राइस मिल सकता है। कंपनी इन्होंने बहुत अच्छी चुनी है। थोड़ा-सा टाइम फ्रेम लंबा रखिए और मुझे लग रहा है कि आईपीओ के आसपास के प्राइस पे ही अभी चल रहा है, तो करीबन 10 टू 12 मंथ्स का अगर कोई टाइम फ्रेम ये मैंने होल्ड कर सकते हैं, तो करीबन 140-145 का टारगेट प्राइस मिलेगा, तो यहाँ पे भी होल्ड करने की राय। आ रही है हमारे एक्सपर्ट अविनाश गोरक्षकर जी की ओर से। अगला सवाल लेते हैं मुगल सराय से अनुज विश्वकर्मा जी का। अशोक लेलैंड 1000 शेयर है, 168 रुपए 50 पैसे की इनकी खरीद है अशोक लेलैंड के स्टॉक में। सर, क्या रहेगी आपके स्टॉक पर आए, क्या करना चाहिए इन्हें अभी? नहीं, अशोक लेलैंड में पोजीशंस होल्ड करिए। देखिए, अशोक लेलैंड का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि वो कमर्शियल व्हीकल और डिफेंस दोनों ही सेक्टर में काफ़ी बड़ा प्लेयर है और हमको लग रहा है कि FY24 भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग ईयर इनके लिए साबित होगा। तो इस लेवल से मुझे लग रहा है कि आपको 200-210 का एक नियर टर्म का टारगेट देखना चाहिए। करीबन 8 से 12 महीने का टाइम फ्रेम रखिए, क्योंकि इस साल जैसे-जैसे इकोनॉमी के आंकड़े आ जाएंगे, कमर्शियल व्हीकल सेक्टर इकोनॉमी रिलेटेड सेक्टर है, तो यहाँ पे अशोक लेलैंड का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही तगड़ा है। तो 200-210 का टारगेट प्राइस लेके यहाँ पे होल्ड करने की राय। होल्ड करें अशोक लेलैंड में, आपके लिए यही सलाह हमारे आज के एक्सपर्ट की तरफ से। दिल्ली से ऋचा सिंह सवाल भेज रही हैं। TTML इनके पास है, 853 शेयर है, 101 की इनकी खरीद है और जानना चाह रही कि फिलहाल इस खरीद के साथ इन्हें करना क्या है, क्योंकि इनके बाइंग प्राइस के हिसाब से तो नुकसान में है ये। सर, TTML पर क्या राय रहेगी आपकी? नहीं, मुझे लग रहा है कि देखिए, एक स्वाति, TTML एक ऐसा स्टॉक है जो बहुत सारे रिटेल निवेशक इसमें फंसे हुए हैं। अभी भी फंडामेंटल्स कोई मजबूत नहीं है, तो मैं तो इनको यही कहूंगा कि इस यहाँ से निकल जाए, कोई दूसरा विकल्प देखे, जैसे कि IDFC फर्स्ट बैंक है, फेडरल बैंक है, तो ये विकल्प में पैसा अच्छा बनेगा। TTML से एग्जिट करें। TTML से एग्जिट करें, यही राय आपके लिए। IDFC फर्स्ट बैंक ऐसे कुछ स्टॉक हैं जहां पर आप खरीदारी के मौके तलाश सकती हैं, यही आपके लिए राय हमारे आज के एक्सपर्ट की ओर से। महाराष्ट्र से अनमोल पवार जी का सवाल लेते हैं। NMDC 6000 शेयर है, 122 की खरीद है। सर, NMDC स्टॉक के बारे में समझना चाहेंगे आपसे कि आगे फिलहाल अब इनकी खरीद के हिसाब से करना क्या है? देखिए, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अगर नजरिया कम से कम 6-12 महीना है, तो देखिए, मेटल स्पेस में आयरन ओर में इनकी काफी बड़ी कैपेसिटी है। अभी हाल ही में हमने देखा है कि आयरन ओर की कीमतें बढ़ना चालू हो चुका है, प्लस डोमेस्टिक डिमांड काफी स्ट्रांग है। लेकिन ये स्टॉक में री-रेटिंग तब आएगी जब चाइना ग्लोबल मार्केट में वापस उतरेगा, जो अभी तक हुआ नहीं है। तो नजरिया मेरे ख्याल से पॉजिटिव है, लेकिन कम से कम 6-12 महीने का टाइम फ्रेम लेके यहाँ पे निवेशित रहिए। मुझे लग रहा है कि होपफुली यहाँ पे 145-150 का एक टारगेट प्राइस आपको मिलेगा, बट टाइम फ्रेम कम से कम 12-15 महीना रखना जरूरी है। 12 से 15 महीने के लिए NMDC होल्ड करने की सलाह आपके लिए अविनाश जी दे रहे हैं। और कल के बाजार पर क्या रहे खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत, अब समझते हैं अनिल जी से। जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, कल सबसे बढ़िया बात है कि एक्सपायरी का प्रेशर आपके सामने से गायब होगा और जो बुरी खबरें भारतीय बाजारों में पिछले 2-3 दिनों में आने का डर था, आती हुई दिखी भी, वो भी आपके लिए एक तरह से निपट चुकी। तो एक नए महीने की नई सीरीज की आप नई शुरुआत करते हुए दिखेंगे। देखते हैं किस तरह के डेटा निकल कर बंद कर आते हैं। लेकिन जहां तक ग्लोबल संकेतों का सवाल है, लगातार 4 दिन मजबूत होने के बावजूद अमेरिकी बाजारों में तेजी रहेगी, ऐसी उम्मीद 3:30 बजे भारतीय बाजारों को थी जरूर, क्योंकि डाउ फ्यूचर्स लगभग 115-120 पॉइंट ऊपर थे और नैस्डैक फ्यूचर्स 15-20 पॉइंट नीचे ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। यानी कि डाउ में एक तेजी का सेशन बन सकता है, ऐसी उम्मीद भारतीय बाजारों ने क्लोजिंग के वक्त लगाई है। आज के सेशन के डेटा वैसे पढ़ना मुश्किल होगा, क्योंकि बहुत सारे एडजस्टमेंट एक्सपायरी और ब्लॉक डील्स के होंगे, इसलिए थोड़ा सा अंदाज लगाना मुश्किल होगा। अब आप अंदाज एक ही चीज का लगा सकते हैं, 19,200 19,250 आपके लिए मजबूत सपोर्ट जोन है, जहां पर आप बंद हुए हैं आज। अगर ये लेवल्स बाजार में नहीं टूटते कल और इसके नीचे निफ्टी बंद नहीं होता है तो ठीक, नहीं तो 19,000 18,800 इस 200 पॉइंट की रेंज को टेस्ट करने की कोशिश निफ्टी कर सकता है। रिस्की जोन पर है एकदम निफ्टी, लेकिन बैंक निफ्टी उतना खराब है नहीं, 44,000 के आसपास बंद हुआ है। अगला अहम सपोर्ट 43,600 से 43,850 का इस 150 पॉइंट की रेंज का बैंक निफ्टी के लिए बनता है। ऊपरी स्तरों पर 44,400 44,500 के आसपास की रुकावट की जगह है, जहां पर अगर पहुंचे तो बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग आती दिखेगी। तो नई सीरीज की शुरुआत में और बुरी खबरें अगर किसी तरह से ग्लोबल मार्केट से या हमारे अपनी नहीं सुनने को मिले तो बाजार रिकवरी देने की कोशिश कल ओवर
सोल्ड लेवल से जरूर एक अटेम्प्ट कर सकते हैं। और आइए अब देखते हैं कल का ऑप्शन। और हमारे साथ हैं चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया। सुमित जी, बहुत स्वागत है आपका शो में। ऑप्शन के जरिए कल के बाजार में कहां पर मौके नजर आएंगे? गुड इवनिंग। कल के बाजार में दो स्ट्रेटेजी है मेरे पास, एक तेजी की तरफ की और एक मंदी की तरफ की है। तेजी की तरफ का जो स्टॉक है वो है सिप्ला। सिप्ला में मुझे लगता है कि यहाँ से ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए, तो 1250 का कॉल 35 रुपए के आसपास लेने का सलाह रहेगा। 25 रुपए का इसके अंदर नीचे पे स्टॉप लॉस लगाए। ऊपर में टारगेट 45 रुपए से लेके 55 रुपए तक के देखने को मिल सकते हैं 1250 के कॉल के अंदर। तो पहला स्ट्रेटेजी सिप्ला। दूसरा स्ट्रेटेजी बजाज ऑटो। बजाज ऑटो में थोड़ा वीकनेस लग रहा है। बजाज ऑटो 4600 का पुट 75 के आसपास लेने का सलाह रहेगा। 50 रुपए का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर में टारगेट 100 रुपए से लेके 110 रुपए तक के देखने को मिल सकते हैं। तो दूसरा स्ट्रेटेजी बजाज ऑटो का 4600 का पुट लेने का सलाह रहेगा। ये दो स्ट्रेटेजी मेरी तरफ से रहेगी कल के लिए। जी, बहुत धन्यवाद सुमित जी कल के ऑप्शन स्ट्रैटेजी के लिए। और आइए अब रुक कर लेते हैं हमारे एक्सपर्ट अविनाश गोरक्षकर जी का। अविनाश जी, पोजिशनल व्यू रखने की कौन से स्टॉक में सलाह रहेगी आपकी? स्वाति, पोजिशनल पिक हमको REC पसंद है। करंट प्राइस 238 है। हमको लग रहा है कि स्टॉक काफी वेल पोजिशनड है। अगर हफ्ते 10 दिन का नजरिया है तो करीबन 248 का एक टारगेट प्राइस आपको मिल सकता है और करीबन स्टॉप लॉस आपको 232 233 का लगाना है। मेरे ख्याल से फंडामेंटली भी बहुत अच्छी कंपनी है, अच्छा स्कोप है रिस्क रिवॉर्ड के लिए, बट 8 से 10 दिन के लिए करीबन 245 248 का लेवल आपको मिल सकता है। तो ये मेरी तरफ से पोजिशनल पिक। पोजिशनल पिक REC में रखने की सलाह अविनाश जी दे रहे हैं। बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।